So in this video, we'll be covering biotechnology and its application in like 40 or 30 minutes, depends on the video, और कैसे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो let's start. तो इसमें first we have बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इसमें बेसिकली 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के. तो फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट. तो पहले तो बेस्ट कैटलिस्ट लेना है इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली लाइक अ माइक्रोब या तो प्योर एंजाइम लेंगे. ठीक है, फिर हम लोग उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशंस डालेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, बट मतलब ऑप्टिमल कंडीशन मतलब उसके जो नेसेसरी कंडीशन है वो बनाएंगे. फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, लास्ट में हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना है सो दैट वी कैन प्यूरिफाई द प्रोटीन या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, बस ये था तीन चीज़ें. अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे, जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. तो इसके एप्लीकेशंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर? तो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. मतलब हम लोग केमिकल वाली चीज़ें लेंगे लेकिन उससे एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प करेंगे. ऑर्गेनिक मतलब नॉर्मल जो ऑर्गेनिक जैसे वो हो गया गोबर, वो सब चीज़ें, तो दैट इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कंप्लीटली ऑर्गेनिक. फिर हमारे पास आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने जो प्लांट्स या एनिमल्स है उनके अंदर हम लोगों ने कुछ कामगिरी की है, उसके अंदर जो जेनेटिकली हम लोगों ने उनके अंदर चेंजेस लिया है, तो उससे बेस्ड हम लोग को कौन सा फायदा मिल रहा है, उसका एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. फिर हमारे पास आता है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या बोला है, सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग, मतलब थ्री टाइम्स क्या कर दिया फूड सप्लाई को. लेकिन फिर भी इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी थी और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर भी उसने जब सक्सीडेड इन 3 टाइम्स उसने ग्रो किया, लेकिन फिर भी इट वॉज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज. अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, चीज़ें क्या क्या हुई? Increased yields have been partly due to the Q increased yield, QI. Why? Q increased yield because due to the improved crop varieties. ये याद रखना है, Q because of the improved crop varieties, mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers and pesticides. इधर हमने क्या बोला था, agrochemicals, right? तो मैंने क्या, fertilizers and pesticides. However, for farmers, अब क्या हो गया, for farmers in the developing world, agrochemicals are very expensive. तो and further increases in yield with existing varieties are not possible due to conventional breeding. इसका लाइन का मतलब क्या है, conventional breeding क्या होती है, जिसमें दो चीज़ आके एक नई चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बनाएंगी, राइट? इसमें क्या होता है, इसमें जो अनडिजायर्ड है इसमें डिजायर्ड होंगी, इसमें कुछ डिजायर्ड है इसमें कुछ अनडिजायर्ड है, तो दोनों मिलके एक इसमें डिजायर्ड चीज़ें भी रहेंगी, अनडिजायर्ड चीज़ें भी रहेंगी. तो इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़. और ये सेम अगर मुझे समझो मुझे एक चाहिए था, ये सेम वाला चीज़ चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये सेम चीज़ नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है, डिफरेंट मिल जाएगी. तो अब हमारे पास क्या दिख रहा था, as traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient systems for crop improvement, another technology called tissue culture आया. टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप. अब इसके अंदर टिश्यू कल्चर जल्दी से मैं समझाती हूँ. टिश्यू कल्चर होता क्या है? तो टिश्यू कल्चर के अंदर हमने फॉर एग्जांपल एक प्लांट लिया, ठीक है, इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट. इसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट. एक्स प्लांट क्या होता है, हमने एक बड़े प्लांट में से एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स प्लांट. अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक स्टेराइल कंडीशन के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है. तो ये एक्स प्लांट को डाल दिया हम लोगों ने. अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग इसको डी डिफरेंशिएशन करेंगे, सब ज़्यादा है नहीं तो इसमें हम लोग ज़्यादा घुसेंगे नहीं. तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आएगा, सुक्रोज एनवायरमेंट रहेगा, इसका सुक्रोज रहेगा, जैसे कार्बन सोर्स होता है, क्या है सुक्रोज, क्या होता है कार्बन सोर्स, है ना. फिर हमारे पास विटामिन रहते हैं, विटामिन. फिर पीजीआर क्या होता है, पीजीआर इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना. तो पीजीआर ले लिया. और फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो ये सब इसके अंदर डाला. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स निकालेंगे, जैसे ये सब है नहीं, ठीक है, कैलिस वो सब ये हमारे पास है नहीं, तो क्या बन गया, ये ऐसा कुछ बन गया सब्सटेंस. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी जो रूट है, इसकी रूट ग्रो करेंगे, तो ये रूट्स इसके ग्रो हो गए, है ना, रूट्स ग्रो हो गए. फिर हम लोग इसके शूट्स ग्रो कर देंगे, ठीक है. शूट्स ग्रो करने के बाद हमारा पास ये आ जाएगा प्लांटलेट, ठीक है. तो इससे हम लोग ये प्लांटलेट जो है हमारे पास, प्लांटलेट ये जो नया चीज़ बनी है, इसको लेंगे हम लोग, इसको ये सेम चीज़ लेंगे, ठीक है, और फिर इसको एक नया प्लांट पे ग्रो कर देंगे. दिस विल बी एज सिमिलर टू द एक्स प्लांट हमारे पास जो था. तो इससे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर विथ शॉर्ट ड्यूरेशन. छोटे से टाइम के अंदर हम लोग लार्ज नंबर पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. इनको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बनते हैं. सोमा क्लोन्स, वाई सोमा क्लोन्स, बिकॉज ये सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, एक्स प्लांट की तरह दिखेंगे. ये जिससे आया, ठीक है, ये किससे आया, ये वाले प्लांट से आया होगा, है ना. तो ये सेम प्लांट हम लोग को इधर मिल गया. तो ये हो गया बेसिकली हमारा टिश्यू कल्चर. अब इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है, BAT से याद कर सकते हैं. BAT विच इज BAT क्या है, बनाना एप्पल टोमेटो, ठीक है. अब देख लेते हैं, रीड करें तो बहुत ईजी है. इसके अंदर क्या बोल रहा है, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन. टिश्यू कल्चर क्या होता है, ड्यूरिंग 1950s द होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट. ये भी याद कर लो, एक्स प्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एक्स प्लांट. अब इसके अंदर क्या होता है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्स प्लांट. टोटीपोटेंसी क्या होती है, टोटीपोटेंसी इज जस्ट अ कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, ठीक है. कैसे क्या क्या हम लोगों ने एक छोटी सी लीफ से हम लोगों ने एक बड़ा प्लांट बना दिया. तो the characteristics, the मतलब capacity to generate a whole plant from an explant is called totipotency. You will learn on how to accomplish in high classes. It is important to stress that the nutrient medium must provide a carbon source. मैंने अभी जस्ट बताया कार्बन सोर्स चाहिए, जैसे कि सुक्रोज है हमारे पास कार्बन सोर्स, राइट, सच एज सुक्रोज. एंड क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट चाहिए, विटामिन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स. ऑक्सिन किसके अंदर हेल्प करता है, रूटिंग के अंदर हेल्प करता है. और साइटोकाइनिन किसके अंदर हेल्प करता है, शूट के लिए हेल्प करता है. मैंने बताया ना, शूट भी ग्रो कर सकता है, रूट भी ग्रो कर सकता है. फिर दिस बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इट इज पॉसिबल टू अचीव अ प्रोपगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या बोलते हैं,
To achieve propagation of large number of plants in a short duration, this method of producing thousands of plants during through tissue culture is called micropropagation. ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, ठीक है. हमारे पास आता है each of these plant will be genetically identical to the original plant, that is called soma clone. हो गया हमारा ये भी. Many important food plants like BAT, ठीक है, BAT have been produced on commercial scale using this method. तो बहुत सारे हम लोग ऐसे ही निकालते हैं. Try to understand. ओके, अब आता है हमारे पास मेरिस्टेम वाला ये वाला पार्ट, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स. हमारे पास एक डिजीज प्लांट आ गया, ठीक है, जो डिजीज प्लांट है. अब हमारे पास इससे हम लोग को हेल्दी प्लांट बनाना है. कैसे बनाएंगे? तो इसके अंदर एक चीज़ होती है कॉल्ड मेरिस्टेम. अभी जो प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेम है, हमने पहले ही पता है हम लोग को क्या होता है मेरिस्टेम. एपिकल एंड एक्सिलरी पार्ट क्या होता है? मेरिस्टेम होता है. इवन इफ दिस प्लांट इज इफेक्टेड विद द वायरस, अभी प्लांट के अंदर वायरस है, ऑलरेडी इफेक्टेड है, लेकिन इसके जो मेरिस्टेम होता है उसके अंदर क्या होता है? मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है? फ्री ऑफ वायरस है. मेरिस्टेम के अंदर कोई वायरस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका मेरिस्टेम उठा लेते हैं. तो हम लोग इसका मेरिस्टेम उठा के इसको ग्रो करते हैं इन विट्रो, मतलब लैबोरेटरी में ग्रो करते हैं, और क्या करते हैं? वायरस फ्री प्लांट्स, मतलब हेल्दी वाले प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इसके एग्जाम्पल क्या है? BSP बनाना, शुगर केन पोटैटो. उसका क्या था? BAT टिश्यू कल्चर का BAT मतलब बनाना एप्पल टोमेटो, और BSP मतलब बनाना शुगर केन एंड पोटैटो. तो ये हो गया हमारा कैसे हम लोग अपने डिजीज प्लांट से निकाल सकते हैं. फिर हमारे पास आता है साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स. अब ये सोमैटिक हाइब्रिड का बता देते हैं. तो सोमैटिक हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट ए है, प्लांट ए, और ये हो गया हमारा प्लांट B, ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास ये सेल्स है ना, तो सेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर सेलुलेज डालेंगे. तो ऑब्वियसली प्लांट बी और इनके पास क्या होता है? एक सेल वॉल है, फिर हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास एक न्यूक्लियस है ना. तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर क्या डालेंगे? सेलुलेज डालेंगे, और फिर पेक्टिनेज भी डाल देंगे, पेक्टिनेज. अब ये दोनों क्या करेंगे? अब हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे, है ना, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे. फिर हमारे पास क्या बनेगा? परमेबल मेम्ब्रेन, जो परमेबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ मेम्ब्रेन है हमारे पास बची, तो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है ना. अब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा हमारे पास? हम लोग क्या डालेंगे? फ्यूजन करवा देंगे इन दोनों का फ्यूजन करवाएंगे. फ्यूजन करवाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? एक प्लांट बनेगा, है ना, एक और प्लांट. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पोटैटो है ना, पोटैटो हो गया, और ये क्या? टोमेटो बन गया. तो हमारे पास जो हाइब्रिड बनेगा इसको बोलेंगे पोमेटो. तो इसके जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको इधर लाना, और इसके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसको भी लेना. फिर हमारे पास आएगा अपना पोमेटो. अब पोमेटो बेसिकली क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें हाइब्रिड हो रही है ना, किसकी? सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं. और एक और चीज़ याद रख लेना, ये जो सेल वॉल जिसके पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है. इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी बोल सकते हैं. और नॉट कमर्शियल सक्सेस, ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि ये हम लोग को मिल नहीं पाया, पोमेटो करके ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल पाई, ठीक है, अच्छी वाली. तो हम लोग इसका एक बार देख लेते क्या होता है. तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल का मतलब क्या होता है? आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट, डिफरेंट वैरायटी है ना, एक ये प्लांट ए पोटैटो, एक प्लांट बी टोमेटो, डिफरेंट वैराइटीज है. तो हम लोग को क्या मिला? ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल गया हम लोग को, ठीक है, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू प्रोसेस अ न्यू प्लांट. अब ये क्या बन गया? एक पूरा नया प्लांट बना हमारे पास. दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड्स व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द पोटैटो. फिर क्या मिला हम लोग को? combining tomato and potato characteristics, इसको क्या बोलते हैं? पोमेटो, है ना, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ पोमेटो. अनफॉर्चुनेटली दिस डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन. तो हमारे पास कमर्शियल सक्सेस के लिए नहीं हुआ. अब हमारे पास आता है इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है. इसमें क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सोल्यूशन. व्हाट इज दिस? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड क्या किया हम लोगों ने? जीन्स को ऑल्टर कर दिया, जीन्स के अंदर चेंजेस लाए, उसको क्या बोलेंगे? बाय मैनिपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO. ये याद है थोड़ी सी डेफिनेशन. व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन. अब वो नॉर्मल वाला मैनिपुलेशन नहीं है, ये प्लांट मतलब जेनेटिक वाला लेवल का मैनिपुलेशन है. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GM प्लांट्स हैव बीन यूज्ड इन मेनी वेज. तो इनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या क्या करके, तो ऐसे ही इस पूरे चीज़ को ऐसे ही याद करना है. तो एक बार देख लेते हैं. मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक स्ट्रेसेस? जो नेचुरल स्ट्रेस होते हैं, नेचुरल स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ठीक है. तो फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास? एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेंट बनाना, ठीक है, टॉलरेट करना. कौन सा? कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, मतलब रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड से कम कर दिया हम लोग को, ज़्यादा चाहिए नहीं, हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड जीन प्लांट्स क्यों बना रहे ताकि वो रिलाई नहीं करे किसके? पेस्टिसाइड पे रिलाई नहीं करे. तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया. फिर हमारे पास हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्री थी, इसके अंदर हम लोग को टोमेटोज मिले, तो टोमेटो को हम लोग जाके लेते हैं ना, तो जब जाते हैं और ये मार्केट के अंदर मिलते हैं तो बहुत सारे खराब हो जाते हैं. तो ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इसमें. तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है. पोस्ट मतलब आगे जाके लॉस, इसको रिड्यूस करना ताकि ये आगे जाके ये खराब नहीं हो. तो दैट इज कॉल्ड हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. तो नेक्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करना, ठीक है. तो थर्ड हो गया ये. फोर्थ क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स. दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को आगे तक भी हम लोग को यूज कर. इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब छोटा सा फर्टिलिटी जो यूज़ करे, छोटे से न्यूट्रिएंट्स के अंदर अपना प्लांट्स अच्छा यूज़ कर ले. तो एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज करना, मिनरल की एफिशिएंसी यूज़ करना बाय प्लांट्स. तो इसका मतलब एग्जॉशन मतलब
ज़्यादा मिनरल्स यूज़ नहीं कर रहे और कम मिनरल्स के अंदर ज़्यादा फायदा हो रहा है प्लांट्स को। तो फिर लास्ट आता है फिफ्थ वाला, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब गोल्डन राइस, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल गोल्डन राइस है। विटामिन ए एनरिच राइस, तो राइस के अंदर हम लोग ने क्या डाल दिया, विटामिन ए वाली, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे 5 वो। तो इसमें चौथा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा, सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा देर तक कमा हम लोग को। फिर लास्ट वाला आ जाता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस मतलब विटामिन ए की राइस हो जाएगी, ठीक है। enhance nutritional value of the food। फिर हमारे पास आता है in additional to these uses GM has also been able to create tailor made मतलब to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels, pharmaceuticals, ठीक है। टेलर मेड मतलब क्या आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगी इधर से। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स व्हिच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। इसका मतलब ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स अपनी पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो यूज है ना वो कम डिक्रीज हो जाएगी। बीटी टॉक्सिन का एग्जाम्पल आ रहा है इसके अंदर। तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो ये याद कर लेना, बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस thuringiensis, ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया दिख रहा है हम लोग को, बीटी फॉर शॉर्ट, ठीक है। तो इसको बीटी बुलाएंगे हम लोग। बीटी टॉक्सिन क्या है, जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। अब इसका क्या हो रहा है, जो बीटी टॉक्सिन होता है ना, हैज बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से रेजिस्टेंट वाले प्लांट्स बन रहे हैं जिससे विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स का ये क्या है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन हम लोग ऐसी जीन है इसके अंदर, प्लांट के अंदर ऐसी जीन डाल रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इंसेक्टिसाइड ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो खुद ही रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स बन जाएगा। कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग बाद में। एग्जाम्पल क्या है इसके, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो बीटी कॉटन, कॉर्न, कॉटन, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। तो अब समझते क्या होता है एग्जैक्टली। बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे फर्स्ट। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis बीटी प्रोड्यूसेस प्रोटीन। अब ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन को दैट कैन किल सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरेंस। अब ये याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टेरेंस। फिर हमारे पास आता है डिप्टेरेंस एंड कोलियोप्टेरेंस किसको किल करते हैं, बीटल्स को। कोलियोप्टेरेंस बीटल्स को, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। डाई है ना, तो डाई मतलब 2, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज डालेंगे। फिर हमारे पास आता है लेपी मतलब टोबैको का बडवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म। तो ऐसे याद करो, लेपी मतलब लेपी की आर्मी है जो टोबैको खाती है, लेपी की आर्मी जो टोबैको खाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कोलियोप्टेरेंस बीटल्स हो जाएंगे। कोलियो मतलब कॉकरोच से ऐसा कुछ याद कर लो, ऐसा बीटल्स, ठीक है। फिर हमारे पास डिप्टेरेंस आता है, डाई मतलब फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो कितने हो जाएंगे, लेपिडोप्टेरेंस कौन सी किसके लिए, आर्मी वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म क्या खाते हैं, टोबैको, तो टोबैको बडवॉर्म सॉरी। फिर हमारे पास आता है कोलियोप्टेरेंस किसके लिए, को बीटल्स। फिर आता है हमारे पास लास्ट डिप्टेरेंस, डाई मतलब 2 चीज़ें, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स याद, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स कौन से लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस। बीटी फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स। अब क्या कैसे करते हैं लोग, बेसिकली बीटी जो होता है वो फॉर्म करता है क्या, प्रोटीन क्रिस्टल्स, ऐसे क्रिस्टल्स बना देता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ। जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो इसके अंदर एक प्रोटीन के क्रिस्टल्स बहुत सारे क्रिस्टल्स करते हैं, ठीक है। कौन से फेज पे, जब वो ग्रो करते हैं। दीज क्रिस्टल, अब एक क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्ट को मारने वाली प्रोटीन। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, इसको खुद को क्यों नहीं मारती थी, बिकॉज जो बीटी टॉक्सिन है वो प्रोटीन एग्जिस्ट करती है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के अंदर। जब ये इनएक्टिव रहती है, इनएक्टिव मतलब ये जागी नहीं रहती, सोती रहती है अंदर, तो क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, अभी जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जब क्या करेगा, जैसे बीटल आके इसको खा लेगा, राइट, इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन। बीटल ने क्या कर दिया, इस इनएक्टिव टॉक्सिन को खा लिया, एट इट। अब क्या करेगा, जब ये इंजेस्ट करेगा तो इट कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इसके अंदर जो रहती है उसको क्या करेगा, एक्टिव कौन करेगा, जब वो खाएगा, जब वो ईट करेगा, क्या करेगा, ईट कर लेगा, खा लेगा, इंजेस्ट करेगा, तो क्या होगा, ये इनएक्टिव क्या बन जाएगी, एक्टिव फॉर्म के अंदर बन जाएंगी, एक्टिव फॉर्म। एंड क्या होता है इसके अंदर, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, जब वो गट के अंदर जाता है, एल्कलाइन होती है ना, एल्कलाइन पीएच होता है, तो एल्कलाइन पीएच क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा, activates the soluble crystals. This activated toxin binds to the surface of the midgut epithelium। ये हो गया हमारी मिडगट के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये सेल्स हो जाएंगे ना, तो क्या करेगा, वो बाइंड कर देगा। तो ये बीटी टॉक्सिन आके इधर ये इसके प्रोटीन क्रिस्टल्स इधर बाइंड कर लेंगे और क्या करता है, क्रिएट पोर्स। अब ये पोर्स बना देंगे, इधर पोर्स बना देंगे, होल्स के पोर्स बना देंगे, दैट कॉज स्वेलिंग। अब ये स्वेल करते रहेंगे, स्वेल करेंगे, लाइसिस कर देंगे। लाइसिस क्या होता है, बहुत स्वेल से मर जाता है, फूट जाएगा, फूट के क्या होगा, डेथ हो जाएगी ऑफ द इंसेक्ट। तो ये एक बार वापस रीड कर लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, एक बार लास्ट बार रीड कर लेंगे। बीटी क्या करेगा, फॉर्म करेगा प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ। दीज कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो इंसेक्ट को मार देता है। वाई डज दिस नॉट किल द बैसिलस, बिकॉज द बीटी टॉक्सिन क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की स्टेज पे रहता है। लेकिन अगर एक इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, खा लेगा इनएक्टिव टॉक्सिन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म के अंदर ऑफ द टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच होता है ना गट की, एल्कलाइन पीएच की वजह से वो टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बन जाएगा एंड देन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच। फिर
तो ये सॉल्युबलाइज कर देगा क्रिस्टल्स को। फिर क्या होता है, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन विल बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स। पोर्स बना के इट विल स्वेल कॉज लाइसिस एंड देन डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब हमारे पास आता है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेट इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स। अब उन्होंने क्या किया, जो बीटी टॉक्सिन के जीन्स है उसको निकाल दिया और अपने प्लांट क्रॉप्स में डाल दिया, जैसे कॉटन के अंदर डाल दिया। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। मतलब हम लोग किस हिसाब से किसको मारना चाह रहे हैं उससे हम लोग डिपेंड करें, उसकी डिपेंडेंट पे हम लोग जीन सेलेक्ट करते हैं। अब एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही खाएगी। दिस टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड क्राई IAC named cry, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स दैट आर इनकोडेड बाय द क्राई 1AC और एक होता है क्राई 2AB। तीसरा क्या होता है, क्राई 1AB, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, क्राई 1AC, क्राई 2AB, फिर एक क्राई 1AB होता है, ठीक है। तो AB को लास्ट कर दो, क्राई 1AB को लास्ट में रखो और इसको क्या बोल देंगे, कौन, इसको किसको कंट्रोल कर दिया, कौन बोरर को कंट्रोल कर दिया। ये किसको, कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो क्या क्या, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, कॉटन बोलवॉर्म, ये याद कर लेना। दो किसके अंदर आएगा, 2B। तो B के अंदर कितने 2 है ना, इधर दिख रहा है ना 2, तो ऐसे करके याद करो। तो B 2, तो 2B किसके अंदर आएगा, सब में तो A है ना, तो B में ही कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक तो IAC होएगा और सिर्फ 2 किसके अंदर है, 2B किसके अंदर है, कॉटन बॉलवॉर्म। फिर बाकी का क्या बचा, क्राई 1AB, दैट इज कॉर्न बोरर, बस हो गया। अभी कौन सा है, कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म्स। ये क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म्स। और ये क्या है, फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, फुल्ली मैच्योर, लेकिन ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई है। अब हमारे पास आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होता है, सेवरल नेमेटोड पैरासाइट्स अ वाइड वेराइटी Several nematode parasiticize a wide variety of plants and animals, including the human beings. A nematode, Meloidogyne incognitia. Meloidogyne incognitia बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। नेमेटॉड Meloidogyne incognitia इन्फेक्ट्स द रूट। तो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ये इन्फेक्ट करके क्या हो रहा है, बहुत बड़ी यील्ड ऑफ टोबैको प्लांट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अ नोवल स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड। अब इसको खत्म करने, ये प्रिवेंट करने, ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने एक स्ट्रैटेजी पाई गई। क्या होता है उसका नाम, विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, RNA इंटरफेरेंस, RNAi। दिस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये याद कर लो, यूकैरियोटिक्स में करता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो डिफेंस की उसमें ये काम करता है। क्या होता है इसमें, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA। मतलब क्या हो रहा है, जो mRNA है उसमें क्या हो रहा है, तो ये जो mRNA बना हुआ है, ठीक है, जो mRNA बन गया है इसमें, ठीक है, mRNA बन गया, इसमें क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA बना देगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनता है ना, तो वो दोनों कंबाइन होकर, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA, तो DsRNA बना देंगे। इन दिस मेथड इसमें क्या हो जाएगा, RNA साइलेंस, बाकी का जो ट्रांसलेशन सब साइलेंस हो जाएगा, मतलब नहीं काम करेगा। इसकी ऑब्वियसली ये ना आगे काम ही नहीं करेगा क्योंकि इट्स डबल स्टैंडर्ड RNA। अब इसके बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड कुछ भी नहीं बनने वाले। तो दिस प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन तो होएगा ही नहीं ऑफ द mRNA, साइलेंस कर दिया, राइट, साइलेंसिंग इसको बोलते हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA के कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA बना के क्या बना, दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। तो ये बाइंड कर दिया ना, ये वाला बाइंड करके क्या बना, डबल स्टैंडर्ड RNA बना। इसके क्या होता है, ट्रांसलेशन कैंसिल हो जाएगी, मतलब होगी ही नहीं। The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses. तो source कहाँ से हो रही है, by infection, from an infection by a virus infection करके, having RNA genomes or mobile genetic elements, transposons that replicate via an RNA intermediate. अब using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced. तो वेक्टर कौन से लिया हम लोगों ने, agrobacterium का वेक्टर लिया और फिर हम लोग ने ये जीन निकाली, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये जीन निकालने के बाद a nematode specific gene were introduced into the host plant, तो host plant के अंदर डाला। अब क्या हुआ, the introduction of the DNA was such that it produced both sense and antisense RNA, ठीक है। sense and antisense का हम लोग ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाएंगे because it's a very big topic। तो sense and antisense RNA in the host, these two RNA, ये क्या है, and एक sense होती है, sense RNA एक sense होती है, और बाकी का कौन सी होती है, एंटी सेंस। और क्या होता है, ये दोनों अपना कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो क्या बनेगा, ये दोनों एक बन जाएगी, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA बना देगी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA करती है, being complementary to each other form a double stranded dsRNA that will initiate the RNAi process and फिर क्या करेगा, silence the specific mRNA of the nematode। अब जब silence कर देगा तो consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host which expressed the specific interfering RNA। The transgenic plant could be protected from the parasite। तो इसमें बेसिकली हो क्या रह रहा है, हम लोग ने क्या किया, हम लोग को सिंस हम लोगों ने देखा ना कि टोबैको क्या प्रॉब्लम क्या थी, कि टोबैको प्लांट क्या कर रहा था, ये नेमेटोड Meloidogyne incognitia रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट को इफेक्ट करके ग्रेट रिडक्शन करा था इसकी यील्ड की, है ना। तब हम लोग को ये करना क्या, स्टॉप करना था। तो स्टॉप कैसे किया हम लोग ने, एक स्ट्रैटेजी देखी कि
आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए को क्या करके जो यूकैरियोटिक उसमें क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, साइलेंस हो जाता है, चीज़ें साइलेंस हो जाती है और उसके बाद उसका जो फर्दर जो ट्रांसलेशन होता है वो स्टॉप कर देता है। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, ये द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री ब्ला ब्ला ब्ला, तो अब हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लिया, एक वेक्टर लिया, वेक्टर के साथ ये जीन डाली प्लस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, ये जो जीन हम लोग ये फालतू ये करे थे ना, तो ये क्या, इसकी जीन ली, जीन लेके हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करके प्लांट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वो सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, सेम चीज़ इधर जो हो रही थी सेम चीज़ इधर भी हुई। फिर क्या हुआ, आरएनए को साइलेंस कर दिया। जब ये साइलेंस हुआ तो साइलेंस किसको करा, नेमेटोड के जो डीएनए था, नेमेटोड जो कॉज करा था ये, इसके जो डीएनए था उसको साइलेंस कर दिया। साइलेंस करने से क्या हुआ, ये तो है ही नहीं अब हमारे पास प्लांट के अंदर। तो कॉन्सिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक, इसका जो पैरासाइट था, नेमेटोड का जो पैरासाइट था जो खा रहा था हमारे प्लांट को, इट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। तो ये इस आरएनए साइलेंसिंग की वजह से क्या हुआ, ये पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाया। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट था, ट्रांसजेनिक क्यों बोल रहे, बिकॉज हम लोगों ने इसका मैनिपुलेशन किया, जीन के अंदर डाल के ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें करके इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। देयरफॉर इट गॉट प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट हो गया पैरासाइट से, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन गया हमारे पास, है ना। तो खुद ही ये अपने आप के अपनी बॉडी के अंदर हम लोगों ने इसकी बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डाल दिया, ये जीन्स डाल दिया, ये वाले टाइप के जीन्स, जैसे वेक्टर यूज़ करके ये सब जीन्स बना के हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। इसको हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसको जैसे वॉरियर खड़ा कर दिया खुद के अंदर, ये है ना। अब ये इसके खुद के अंदर चीज़ें हम लोगों ने डाल के क्या कर दिया, ये ना पैरासाइट को खुद ही मार दे रहा है। हम लोग को इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि खुद ही ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन गया। अब हमारे पास आते हैं इसके इमेजेस, जैसे होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएसआरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन, ठीक है, वो रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, जैसे ए वाला क्या है, रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। और फिर हमारे पास आता है ट्रांसजेनिक प्लांट, रूट 5 days आफ्टर द डेलिब्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हो ये इसके बाद प्रोटेक्ट हो जा रही है ना। पहले तो ये रूट्स ऑफ दैट विदाउट कंट्रोल हमने ये देख रहे हैं कि अफेक्ट कर रहा है, फिर अब उसके बाद हमने ट्रांसजेनिक बनाया तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब हमारे साथ है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब मेडिसिन के बारे में देखते हैं, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास कितना बाकी है, हाँ बस उतना ही, 2-3 पेजेस बाकी है, ठीक है। अब हमारे पास आता है मेडिसिन के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव फॉर ह्यूमन यूज एंड इन इंडिया देयर आर 12 दैट आर बीइंग मार्केटेड। तो 30 ऑलरेडी हो चुके हैं और 12 हम लोग मार्केट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, अब इंसुलिन की बात करेंगे हम लोग, इंसुलिन। तो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग एन इंसुलिन। अब जो हम लोग का डायबिटीज होती है उसको कैसे कर रहे हैं, बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। व्हाट वुड बी अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल खुद की जो ह्यूमन इंसुलिन है वो अवेलेबल नहीं है, तो इफ यू डिस्कस दिस यू विल सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज देयर इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब हम लोग क्या करना, अब क्या होएगा अगर ये सब नहीं होएगा तो हम लोग को डीएनए आई मीन सॉरी आइसोलेट किसकी, एनिमल्स की इंसुलिन आइसोलेट करके यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट वुड द आइसोलेटेड इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स, अच्छा वुड इट बी जस्ट एज इफेक्टिव, मतलब जो हमारी एनिमल्स की इंसुलिन है वो सेम टू सेम हमारे बॉडी के अंदर भी इफेक्ट करेगी या इट वुड नॉट एलिसिट, मतलब काम ही नहीं करिए हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा कुछ पूछ रहा है वो। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक द ह्यूमन इंसुलिन। अब सब सोचो क्या है ना, एक बैक्टीरियम होता है जिसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन हम लोग को मिल जाती, सडनली द होल प्रोसेस विल बिकम सो सिंपल कि हम लोग को बहुत ज़्यादा यू कुड ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी। ऑब्वियसली बैक्टीरिया बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसका मतलब ह्यूमन इंसुलिन भी हम लोग को बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिल जाएगी। थिंक अबाउट वेदर द इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू अ डायबिटिक पर्सन और नॉट। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग ओरली खुद नहीं खा सकते एंड इसको इंजेक्ट करना पड़ता है। और इंसुलिन दैट इज यूज फॉर डायबिटीज वर अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज। तो पहले किससे हो रहा था, जो कैटल एंड पिग्स होते थे, इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए पहले के ज़माने में क्या करते थे, पैंक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स से हम लोग इंसुलिन बनाते थे। कौन से कैटल एंड पिग्स, फ्रॉम इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स cause some patient to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein। मतलब जब हम लोग ये सब अजीब कैटल एंड पिग से हम लोग इंसुलिन बनाते थे तब क्या होता था, जो है ना इंसुलिन एनिमल सोर्स से हम लोग लेते थे उससे पेशेंट्स के अंदर एलर्जी और या तो रिएक्शन भी पाया जाता था टू द फॉरेन प्रोटीन। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 2 चेन होते हैं, एक चेन ए होती है और एक चेन बी होती है। दे आर लिंक्ड बाय सल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस, मतलब 2 सल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस से हम लोग इसको लिंक कर देते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। देखो ये हो गया हमारा डाइसल्फाइड है ना, 2 सल्फाइड ब्रिजेस, राइट, तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो अब हमारे पास इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अ प्रो होमोन। प्रो होमोन क्या होता है, लाइक प्रो एंजाइम। द प्रो होमोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर फंक्शनल होमोन। अब देखो इन मैमल्स के अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमंस या तो मैमल्स के अंदर क्या होता है, इंसुलिन जो होती है वो सिंथेसाइज करती है, इज सिंथेसाइज्ड बाय एज अ प्रो होमोन। इसको प्रो होमोन की हम लोग कैसे सिंथेसाइज करते हैं, प्रो होमोन। अभी प्रो होमोन क्या होता है, इट्स अ प्रो एंजाइम जिसके अंदर द प्रो होमोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल होमोन। इसके अंदर विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्टेच। अभी सी पेप्टाइड, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। अभी जो सी होती है वो एक्स्ट्रा चेन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चेन है, एक्स्ट्रा, और ये जो है फंक्शनल वाली है, ए एंड बी फंक्शनल होता है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन दी मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं यूज होती, इट इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू दी insulin. The main challenge for production of insulin using rDNA techniques was getting insulin which is assembled into a mature form. अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो बायोटेक्नोलॉजिकल के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या थी, rDNA टेक्निक के अंदर मेन प्रॉब्लम थी कि इंसुलिन तो चाहिए लेकिन हम लोग को मैच्योर फॉर्म की इंसुलिन चाहिए। मैच्योर फॉर्म के अंदर क्या होती है, फ्री पेप्टाइड, फ्री जो सी पेप्टाइड है वो नहीं होती, ठीक है।
ये देखो ये हमारे पास सब जुड़ी हुई है, ठीक है, जुड़ी हुई है। ये हो गया हमारे पास ए, ये बी और ये सी। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को कैसी चाहिए, ये फ्री पेप्टाइड, आई मीन सी पेप्टाइड नहीं चाहिए, और सिर्फ ये और ये चाहिए। लेकिन ये तो हमारे सिर्फ बॉडी के अंदर होता है, ये तो हम लोग खुद नहीं कर सकते, राइट, कैसे काटेंगे। सो इन 1983 एन एली लिली अमेरिकन कंपनी है जो प्रिपेयर की थी 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। अब क्या हुआ, 2 DNA सीक्वेंस प्रिपेयर की इसने, जैसे ए वाली और एक बी वाली, ठीक है, 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन वर इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड्स, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस। अब इसके क्या किया, ए चेन कलेक्ट किया, ए चेन बहुत सारे और बी चेन कलेक्ट किया, फिर एंड में क्या किया, दोनों को जोड़ना। अब क्या किया, चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों को सेपरेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, ए को सेपरेट प्रोड्यूस किया, बी को सेपरेट प्रोड्यूस किया, देखो ए की और फिर एक बी की। देन दे वर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब इसको खुद ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना, ए की चेन ली, ए की वाली चेन ली ऐसे, और बी की चेन ली, दोनों को सेपरेट एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके जोड़ दिया, जोड़ दिया किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, फिर हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन पैदा हो गई, खुद ही बना दिया। तो कौन सी फर्स्ट कंपनी थी, एलाई लिली अमेरिकन कंपनी। अब आता है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी होता है इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटरी डिजीज। अब हेरिडिटरी डिजीज हो गया हमारे पास, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। अब हम लोग ने जीन थेरेपी ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए किया, तो जीन थेरेपी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। तो क्या ये एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन करने के लिए, सो दैट इट जो इंसान डायग्नोज किया है चाइल्ड और एम्ब्रियो के अंदर हम लोग ने डायग्नोज कर चुका है ये जीन डिफेक्ट, उसको करेक्ट कर ले। हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। इसके अंदर क्या हो रहा है, जीन्स और जो जीन्स होती है वो इंसर्ट की जाती है एक पर्सन के सेल्स के अंदर, और टिश्यूज के अंदर एक जीन इंसर्ट कर रहा है सो दैट दे कैन ट्रीट अ डिजीज। अब करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। तो इसमें कैसे करते हैं, बेसिकली करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स, पहले तो क्या कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन की डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल जीन अंदर डाल रहे हैं टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है, नॉर्मल जीन पहले डाल रहे हैं, क्यों, बिकॉज एक नॉन फंक्शनल जीन के लिए ये कंपनसेट एक रिकवरी है, रिकवरी वाली जीन, क्योंकि ये तो नॉन फंक्शनल है, तो हम लोग क्या डाल रहे हैं, डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन, अच्छी वाली जीन को अपनी नॉन फंक्शनल जीन की वजह से हम लोग डाल रहे हैं अंदर, ताकि वो टेक ओवर कर दे फंक्शन के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है नॉन फंक्शनल जीन, तो ये काम की नहीं है, अब एक काम की नहीं, इसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन एक और जीन तो डाल सकते हैं ना अंदर जो फंक्शनल है, और ये क्या करेगी, ये फॉर एग्जाम्पल है ना कुछ फंक्शन करी थी लेकिन ये स्टॉप हो गया फंक्शन, अब इसका सेम जीन डालेंगे अंदर ताकि फंक्शन को कंटिन्यू कर सके, है ना, सिंपल इतना ही था। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू अ 4-year-old girl 1990 पे 4-year-old girl with adenosine diaminase deficiency, ADA deficiency बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old girl with ADA adenosine diaminase. This enzyme is crucial for the immune system. अभी जो एंजाइम है ADA बहुत ज़्यादा क्रूशल थी, अच्छा ये डेफिशिएंसी है, ठीक है, ADA डेफिशिएंसी, ये जो एंजाइम थी बहुत क्रूशल थी इम्यून सिस्टम के लिए जो फंक्शन करने, इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन दिस एंजाइम वाज वेरी क्रूशल। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसाइन डायमिनेज। अब ये डिसऑर्डर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिलीशन किसकी जीन की, डिलीशन ऑफ द जीन, ये जीन डिलीट हो गई है फॉर एडेनोसाइन डायमिनेज। इन सम चिल्ड्रन एरिया डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो बोन मैरो इसको ही ट्रांसप्लांट कर दो, मतलब निकाल दो। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब क्या होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इन विच द फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। अब ये जो फंक्शनल, मैंने क्या बोला, नॉन फंक्शनल जीन होती है, नॉन फंक्शनल जीन के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक फंक्शनल जीन, तो फंक्शनल एडी क्या जीन है, तो फंक्शनल जीन इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्शन की तरह। बट द प्रॉब्लम इज विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। क्यों, क्योंकि एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture outside the body। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है जीन थेरेपी का, फर्स्ट स्टेप क्या है, lymphocytes from the blood of the patient is grown in a culture। लिम्फोसाइट कलेक्ट करते हैं, फिर एक कल्चर के अंदर ग्रो करते हैं लिम्फोसाइट्स को एक कल्चर के अंदर ग्रो करके क्या कहते हैं, अ फंक्शन ग्रोन आउटसाइड द बॉडी, अ फंक्शनल ADA CDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर क्या करेंगे, फंक्शनल जीन को CDNA बना के इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीस लिम्फोसाइट्स। अभी लिम्फोसाइट्स जो कल्चरली ग्रो किया, जब समझो ये लिम्फोसाइट्स ग्रो कर दिया हम लोग ने, इसके अंदर क्या डाल रहे हम लोग, एक फंक्शनल ADA CDNA, जो CDNA हम लोग ने खुद बनाई है उसको अंदर डाल रहे हैं। ये क्या है, फंक्शनल वाली जीन्स, तो फंक्शनल जीन्स के अंदर फंक्शनल CDNA की जीन्स को अंदर डाल के विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। अब ये वाली जो अच्छी वाली जीन्स है फंक्शनल बना के हम लोग इसको वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देंगे, दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल। मतलब इमोर्टल क्या होता है, फॉरएवर वाला जीना, ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद मर जाएगी, तब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वापस ये वाली जीन लेके वापस अंदर बनाना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन इज वेरी क्रूशल। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या करना चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्यों, बिकॉज हम लोग एक लिम्फोसाइट के अंदर कुछ ना कुछ कामगिरी कर रहे हैं। सो एज ये सेल्स आर नॉट इमोर्टल, मतलब मर जाएंगे, द पेशेंट हैज टू हैव पीरियोडिक इन्फ्यूजन, बस इतना ही है। इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीएन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक, इट कुड बी परमानेंट क्योर। लेकिन अगर हम लोग के पास जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो बच्चा था तभी हम लोग ने कर दिया, तो ये परमानेंट क्योर भी मान सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स।
Molecular diagnosis क्या होता है? You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis is very important and understanding its pathophysiology is very important, right? Using conventional methods of diagnosis, serum and urine analysis जो होता है ना, हम लोग यूरिन कलेक्ट करके उसको एनालिसिस के लिए दे देते हैं. Early detection is very possible है ना? No, अच्छा नॉट पॉसिबल, सॉरी. तो अगर हम लोगों ने सेरम और यूरिन एनालिसिस दिया, उससे हम लोग को अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल तो है नहीं. इसके अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे पीसीआर. पीसीआर क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा. तो पीसीआर एंड enzyme linked immunosorbent assay ELISA are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. तो कौन से PCR and ELISA. Presence of pathogen bacteria viruses is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. तो प्रेजेंस कैसे हम लोग को पता चलेगा प्रेजेंस ऑफ पैथोजन कब? इज नॉर्मली सस्पेक्टेड. कब हम लोग को पता चलेगा? जब पैथोजन ने प्रोड्यूस कर चुका है क्या? डिजीज की सिम्टम. ऑब्वियसली जब सिम्टम्स आएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये पैथोजन है अंदर बॉडी के अंदर. बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज वेरी हाई. कब का? ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है. However, the very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms are not yet visible can be detected. कैसे? By amplification of the nucleic acid by PCR. जब वो amplification करेंगे किसका? न्यूक्लिक एसिड का. कैसे? PCR टेक्निक से. तभी हम लोग इसको अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं. कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ DNA? PCR is now routinely used to detect HIV. HIV virus के लिए क्या यूज़ करते हैं? PCR. Is suspected in AIDS patient. It is now being used to detect mutation in genes in suspected cancer patients. So cancer patients के लिए भी और HIV के लिए, AIDS के लिए भी. ठीक है? It's a powerful technique to identify many other genetic disorders. फिर हमारे पास आता है a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize in a complementary DNA in a clone of cells followed by detection. अच्छा, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या तो आरएनए क्या करेंगे हम लोग उसको रेडियो एक्टिव क्या होता है? हम लोग को दिख जाता है वो कहाँ जा रहा है. जैसे रेडियो एक्टिव क्या होता है? अगर हमने इसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बना दिया तो जब जहाँ जाना वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जाएगा वहाँ हम लोग को ये साइन मिल जाएगा, पता चलेगा वो कहाँ जा रहा है. तो इट इज टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब एंड इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी से हम लोग को पता चलेगा वो रेडियो एक्टिव कहाँ जा रहा है. द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. फॉर एग्जाम्पल अब देखो क्या होता है जो म्यूटेटेड जीन होती है, म्यूटेटेड जीन. ठीक है, म्यूटेटेड जीन. अब ये म्यूटेटेड जीन के पास ऑब्वियसली जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो जाके जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये म्यूटेट हो चुकी है जीन. तो ये इधर कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब रेडियो एक्टिव वो जो है वो दिखाएगा ही नहीं. रेडियो एक्टिव कब होता है? जब वो दोनों साथ में जुड़ गए हो तभी वो रेडियो एक्टिव दिखाएगा. लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं दिखाएगा. इसका मतलब हमारे पास वो वाली जीन क्या? म्यूटेटेड जीन है. तो द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर. वाई? बिकॉज इट इज नॉट रेडियो एक्टिव वाली जीन तो सिर्फ और सिर्फ उससे डीएसआरएनए मतलब जो डबल स्टैंड हो चुका है उससे ही हम लोग को रेडियो एक्टिव डीएनए या तो आरएनए दिख जाएगा. लेकिन अगर वो नहीं दिखा इसका मतलब उधर ही हमारे पास म्यूटेटेड जीन है. द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन क्योंकि वो म्यूटेटेड है. सिंपल सी बात है. एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. एलिसा इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. Now, infection by pathogen can be detected by the presence of antigens, protein या तो glycoprotein etc. or by detecting the antibodies that is synthesized against the pathogen. मतलब ELISA का एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है. एंड इन्फेक्शन बाय पैथोजन क्या कैन बी डिटेक्टेड कैसे? बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस जैसे प्रोटीन्स या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स. या तो फिर हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? या तो एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन. अब हम बस आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल. ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है? व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? एनिमल्स दैट हैव द डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल. तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे वाले एनिमल्स जिसके अंदर हम लोग ने उसकी डीएनए मैनिपुलेट कर दिया है, डीएनए के अंदर चेंजेस कर दिए टू एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिमल्स दैट हैव द डीएनए मैनिपुलेट किया है टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सो दैट वो क्या करे? पोजेस करे कौन से और एक्सप्रेस करे किस चीज़ को? एक्स्ट्रा जो हम लोग ने डाली है वो वाली जीन को एक्सप्रेस करे. दैट आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. जैसे ट्रांसजेनिक रैट्स, rabbits, pigs, sheep, cow, fish all have been produced. Although over 95% are mice. So mice सबसे मोस्ट कॉमन वाली है. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये प्रोड्यूस? बिकॉज और ये क्यों हम लोग को बेनिफिट कर रहा है? तो इसके आंसर क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड. तो इसकी वजह से हम लोग को पता चला कि जीन्स कैसे रेगुलेट होती है और हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट. एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. जैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे तो उसको क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प करते हैं उसमें. जैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. इंसुलिन का भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्टर है. बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज obtained about the biological role of the factor in the body. अब हम लोग कैसे बाय इंट्रोड्यूस करेंगे? जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज जो ऑल्टर करती है फॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट रिजल्ट. ठीक है, जो रिजल्ट हम लोग स्टडी करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को स्टडी से मिलती है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी का इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं. स्टडी ऑफ डिजीज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी ऑफ डिजीज मतलब क्या होता है? जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज. फॉर एग्जाम्पल जो माइस होता है, माइस के अंदर हम लोग ने कोरोना वायरस की जीन का वो जो भी डाल दिया. ठीक है, कैसे हम लोग वो वैक्सीन डाल दी. वैक्सीन डालने के बाद पता चलेगा हम लोग को जो माइस है, माइस के अंदर वैक्सीन काम कर रही है या नहीं. माइस बेचारा उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है. अगर माइस मर गया, माइस डाइज, तो इसका मतलब वो वैक्सीन काम की नहीं हुई. ऐसा करके हम लोग डिजीज़ का स्टडी कर सकते हैं. जैसे स्टडी या तो क्या कर सकते हैं? माइस के अंदर डिजीज़ डाल दे, डिजीज़ जो भी डिजीज़ है.
जैसे कैंसर वाली डिजीज है, ऐसे कुछ भी कैंसर डाल दे, सिस्टिक फाइब्रोसिस डाल दे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डाल दे, या तो अल्जाइमर्स डाल दे, उससे हम लोग को पता चलेगा जो इसका बिहेवियर होगा, बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम लोग। स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि क्या कर रहा है ये बिहेवियर, उसको स्टडी करके हम लोग को पता चलेगा ये डिजीज क्या करती है एक्जैक्टली। तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। दीज आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज मॉडल्स की तरह हम लोग ट्रांसजेनिक बेचारे एनिमल्स को क्या करें, मॉडल्स की तरह यूज करें फ्रॉम फॉर द ह्यूमन डिजीजेस, सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ द डिजीज इज मेड पॉसिबल। टुडे द ट्रांसजेनिक मॉडल्स एक्सिस्ट फॉर ह्यूमन डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। अब आता है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट, अब ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन जो होती है उसको हम लोग डाल देते हैं अपने माइस के अंदर, उसके बाद हमको उसकी पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है, बस उतना बहुत ईजी है। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट द सर्टेन ह्यूमन डिजीजेज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बट सच प्रोडक्ट्स आर वेरी expensive. So transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA or genes which code for the particular product, such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema. Similar attempts have been made for treatment of phenylketonuria जैसे PKU and cystic fibrosis. The first transgenic cow, ये important है, first transgenic cow कौन सी थी? Rosie, that produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contained alpha lactalbumin which was nutritionally a more balanced product, ठीक है, more balanced product थी human babies के लिए than the natural cow milk. तो ये एक एग्जांपल हो गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का। तो वो खुद ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रही है, जैसे प्रोडक्ट बना के दे रही है ना। तो हम लोग को इसके अंदर क्या मिल रहा है, अपना ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, जिस मिल्क के अंदर क्या था, ये वाला, ठीक है। तो मिल्क हम लोग को एक प्रोडक्ट हो गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल से। वैक्सीन सेफ्टी अभी जस्ट मैंने बताया था, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। तो बिफोर यूज ह्यूमन के लिए यूज करने के लिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, माइस के अंदर डाल के सेफ्टी उसकी चेक कर रहे हैं। द ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, है ना, फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन। देन इफ इट इज सक्सेसफुल एंड रिलायबल, फिर हम लोग ये अपने ऊपर टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट एंड सेफ्टी। फिर उसके बाद हम लोग मंकी के ऊपर टेस्ट करेंगे। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी मतलब उसका मतलब केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी। This procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are exposed to these toxic substances and then the effects are studied. मतलब जो toxic substances है वो है ना हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसके जो इफेक्ट्स, जैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्शन देगा, उसके इफेक्ट्स को और उसके रिएक्शन को स्टडी करेंगे। देन द इफेक्ट्स विल बी स्टडी। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स will allow us to obtain results in less time.